आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नींद के बारे में। हम हमारे जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा नींद में बिताते हैं। उसके बावजूद हमें नींद के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है। कई लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे कोई मशीन है, उसको स्विच ऑफ कर दिया तो जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन स्विच ऑफ होता है। बिल्कुल नहीं। नींद एक्टिव प्रोसेस है। हम कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे सोना चाहिए, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए या देरी से सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए या थोड़ा देरी से उठने में भी कोई हर्ज नहीं है। हमारे नींद का हमारे मानसिक संतुलन से, मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है, कैंसर, इम्यूनिटी, दिल की बीमारी, अल्जाइमर, इन सारी चीज़ों से नींद का क्या संबंध है। हमारी सेहत के लिए आहार और विहार ये 2 बड़े पिलर्स हैं, 2 बड़े खंभे हैं जिस पे हमारा सेहत का मकान खड़ा है। लेकिन ये जो सेहत के मकान की नींव है, फाउंडेशन है, ये नींद है। इसलिए नींद को बहुत ठीक से समझना और उसको तवज्जो देना, उसका महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि हमारी दुनिया में एक एपिडेमिक चल रहा है बड़ा, जैसे कोविड का था वैसे, जैसे अल्जाइमर का है बहुत बड़ा एपिडेमिक। और ये एपिडेमिक है कि दुनिया भर लोग जितना चाहिए उससे कम सोते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी नींद को एक जैव विकास सिद्धांत के अनुसार हम कैसे समझ सकते हैं? थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि हमारे लाइफ साइंसेस में, बायोलॉजी में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे इवोल्यूशन के बगैर समझा जा सकता है। इतना इवोल्यूशनरी थ्योरी का महत्व है डार्विन के। ये जो साइंस ऑफ इवोल्यूशन है बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या सभी प्राणी सोते हैं? बिल्कुल सभी प्राणी सोते हैं। विश्व में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो नहीं सोता है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जैसे मछली होती है, फिश है, तो कुछ ऐसे प्राणी हैं कि जो समंदर में रहते हुए ही उनको हवा की जरूरत होती है, जैसे डॉल्फिन्स। तो वो कैसे सोएंगे? क्योंकि वो सोएंगे तो नीचे गिर जाएंगे और फिर वो जी नहीं पाएंगे। उनको तो हवा की जरूरत होती है, इसलिए वो समंदर में पानी के ऊपरी स्तर पर घूमते रहते ताकि हवा ले सके। तो उनका एक अजीब तरीका होता है। उनका एक ब्रेन सोता है, फिर उसके बाद दूसरा ब्रेन सोता है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। तो सारे प्राणी जगत में एक सिमेट्रिकल, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर मैमल्स में होता है। तो जो डॉल्फिन्स है उनका एक हेमिस्फीयर पहले सोता है, फिर दूसरा हेमिस्फीयर सोता है। ऐसे पंछियों के बारे में भी देखा गया है। तो पूरे प्राणी जगत में नींद कॉमन है। नींद के बगैर कोई नहीं रह सकता। तो जैव विकास में, इवोल्यूशन में ये जो नींद का जो विकास हुआ है, तो जरूर कोई नींद का पर्पस होगा। नींद लेना मतलब समय बर्बाद करना है या वेस्टेज ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं हम समझते हैं। ये जो प्राणी जगत है इसमें अलग अलग प्राणी है, उनके अलग अलग नींद की जरूरत होती है। जैसे हाथी है, वो 4 घंटे सोता है। शेर है, वो 16, 17, 18 घंटे सोता है। तो अब तक जो शोध करता है वो ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि या साइज के साथ इसका कोई संबंध है, या उनके ब्रेन साइज के साथ संबंध है, या उनकी बुद्धि के साथ कोई संबंध है।
तो अलग अलग प्राणियों की अलग अलग नींद की जरूरत होती है। ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि क्या हमें रोज सोना चाहिए? हफ्ते में एक ही बार 2 दिन सो लिए फिर बाकी 5 दिन जगते रहे? नहीं, रोज सोना है। क्यों? तो हमारी जो नींद है वो सूरज के साथ, दिन और रात के साथ बंधी हुई है। इन सारी चीज़ों पे हम कभी ना सोचते हैं, ना इसको बहुत ज़्यादा कोई महत्व देते हैं। लेकिन जो शोधकर्ता होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो बड़े क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो लगभग 300 साल पहले फ्रांस में एक सज्जन थे, शोधकर्ता। उनके मन में आया कि ये कई सारे पेड़ जो होते हैं उनके पत्ते जब शाम होती है तो बंद हो जाते हैं। जैसे हमारे अभी इमली का पत्ता बंद हो जाता है शाम को, मराठी में लाजालू कहते हैं, शेम प्लांट, उसका भी पत्ता शाम को बंद हो जाता है। तो ये सज्जन ने सोचा कि क्या ये पत्ता बंद इसलिए होता है कि सूरज की रोशनी बंद हो गई या कोई और कारण है? तो उसने वो पौधे पूरे अंधेरे में रख दिए जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। और फिर उसने देखा कि अरे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, फिर भी ये पौधे शाम को उनके पत्ते बंद हो जाते हैं। तो उससे उसने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि अरे इसका मतलब इसके भीतर, इस पौधे के भीतर कोई अंतर्गत घड़ी है, कोई इंटरनल क्लॉक है जो सुबह शाम रात का, दिन के 24 घंटे का ख्याल रखती है, ट्रैक करती है। और इसके लिए अंधेरा है पूरा, फिर भी वो पत्ते बंद हो जाते हैं। फिर 60-70 साल पहले 2 और सज्जन थे, उनके मन में यही विचार आया, शोधकर्ता थे, कि ये जो मनुष्य प्राणी सोता है तो ये केवल अंधेरा हो गया इसलिए सोता है? कितना सोता है? इस पे सूरज का क्या असर है? तो ये 2 सज्जनों ने तय किया कि हम किसी ऐसे दूर गुफा में जाके सो जाएंगे जहां उजाला ना आता हो। तो उन्होंने एक ऐसी गुफा ढूंढ निकाली कि जिसमें वो इतनी बड़ी गुफा थी अंदर कि बिल्कुल वहां पर सूरज का प्रकाश नहीं आता था। और वहाँ वो कई दिन तक रहे। वहाँ उन्होंने अपना सारा तामझाम लेके गए थे, तो वही रहे। और दोनों ने ऑब्जर्व किया कि हम कितने सोते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं। तो फिर दोनों ने पाया उस बहुत बड़े लंबे एक्सपेरिमेंट में, जैसे अक्सर होता है कि जो शोध करता होता है कई बार खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने पाया कि अरे उन दोनों का अपना एक रिदम था, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा था। सूरज के बगैर भी लगभग 25 घंटा, एक थोड़ा उससे ज्यादा उनका एक दिन बनता था। कुछ घंटे सोते थे, कुछ घंटे जागते थे। तो इसके फिर कंक्लूजन ये था कि अरे हमारे दिमाग में, ब्रेन में कोई घड़ी है जो समय को ट्रैक करती है। तो ये जो जैव विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इसके साथ साथ हमारे ब्रेन में कोई घड़ी ऐसी विकसित हुई है जो कि 24 घंटे ट्रैक करती है। फिर आगे इस पे बहुत संशोधन हुआ, बहुत शोधकर्ताओं ने काम किया। तो फिर उन्हें पता चला कि दुनिया के लगभग सभी लोगों में जो घड़ी होती है वो 24 घंटे से थोड़ी बड़ी होती है। जैसे हमारा जो दिन होता है, सूरज ढलता है और सूरज उगता है, और हमारी जो घड़ी होती है वो 24 घंटे की होती है। लेकिन हमारे ब्रेन के भीतर जो घड़ी होती है वो 24 घंटे से थोड़ी ज़्यादा होती है। उसमें व्यक्ति में फर्क पड़ता है। कोई ऐसा भी हो उसकी 24 घंटे से कम हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ज़्यादा होती है। और एक एवरेज जो है दुनिया भर का वो 24 घंटे और 15 मिनट का है। ये जो घड़ी है ये हमारे ब्रेन में एक न्यूक्लियस है जहाँ पे कई सारी मज्जापेशी एकत्र होती है। डेंस पॉपुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा न्यूक्लियस है
सुप्राकैज़मेटिक न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस घड़ी का काम करता है। हमारे ब्रेन में हजारों करोड़ों न्यूरॉन हैं और उनमें से कुछ हजार ये सुप्राकैज़मेटिक न्यूक्लियस में, माने बहुत छोटा है हमारे पूरे ब्रेन के हिसाब से, लेकिन ये कंट्रोल करता है ये घड़ी। तो शाम के वक्त सोने के पहले ये सिग्नल देता है पीनियल ग्लैंड को कि अब सोने का वक्त आ गया, और फिर वो वहाँ से मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, और जैसे मेलाटोनिन सीक्रेट होता है हमें नींद आने लगती है। नींद की प्रक्रिया फिर हम देखेंगे। अब तो बात कर रही है कि कैसे हमें इवोल्यूशन में एक हमारी स्लीप डेवलप हुई है और कैसे शोधकर्ताओं ने हमारे स्लीप के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त की। तो हमारी जो नींद है उसके दो पार्ट हैं। अंग्रेजी में कहे तो रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप। तो जो नॉन रेम स्लीप है, जिसे मैं गहरी नींद कहूँगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होती है। स्टेज 1 बहुत लाइट नींद होती है, हल्की सी नींद, हल्की सी जाग। हम जब सोते हैं तो धीरे धीरे जो हमें नींद आती है वो स्टेज 1 है। फिर स्टेज 2, स्टेज 3, ये नॉन रेम स्लीप। आगे इसे मैं गहरी नींद कहूँगा। और दूसरी जो नींद है वो रेम स्लीप, माने रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो इसमें क्या होता है, आंखें मूवमेंट करती है, आंखें यहाँ वहाँ जो रो करती हुई दिखती है, ये जो रोविंग मूवमेंट ऑफ आइज है, इसके कारण इसे रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है इस नींद को। तो अक्सर यही होता है कि युवा जो होते हैं, खासकर जो शोधकर्ता है, उनमें युवा ज़्यादा आविष्कार करते हैं। तो कोई युवा डॉक्टर था, अभी ट्रेनिंग ही चल रही थी, उसने पहली बार देखा कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आंखें नींद में कभी तो मूव करती है, उनमें हलचल रहती है, और कभी कभी बिल्कुल हलचल नहीं रहती है। ये बात उसने अपने बॉस को बताई कि मैंने देखा है बच्चों को कि जब वो सोते हैं तो कभी सोते हैं, कभी उनकी आंखों में हलचल होती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं होती है। फिर वो जो उनके बॉस थे, उनके जो गुरु थे डॉक्टर, उन्होंने अपने बेटी में भी देखा कि अरे सचमुच ऐसा होता है। फिर आगे और उस पर संशोधन हुआ और उस पर रिसर्च हुआ, और फिर पाया गया कि अरे हमारी दो तरह की नींद है, रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप। ये जो सपनों की नींद है, इस सपनों की नींद में हमारी आंखें यहाँ वहाँ घूमती है। जो गहरी नींद है उसमें आंखें नहीं घूमती है। और एक बात होती है हमारे सपनों की नींद में, हम देखते हैं सपने कि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शांत है, गाना गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कितनी सारी का बातें करते हैं। लेकिन ये सारा दिमाग में होता है, प्रत्यक्ष हमारे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती। इसका कारण ये है कि जब हमारी सपनों की नींद शुरू होती है तो हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज होती है। ऊपर से एक संदेश जाता है सेंट्रल कमांड से कि पूरा हमारे बॉडी का मस्कुलेचर जो है, मांसपेशी है, वो पैरालाइज हो जाती है। उसका एक लाभ ये होता है कि फिर हम सपनों में हाथ पैर नहीं घुमाएंगे, कुछ होगा नहीं, पैरालाइज है, हम बड़े सेफली, सुरक्षित रूप से सपने देख सकते हैं। तो ये है हमारी सपनों की नींद और हमारी गहरी नींद। हमारी सपनों की नींद और एक इम्पॉर्टेंट काम करती है। जो इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास हुआ, इवोल्यूशन में हम जो होमिनिड कहते हैं, दो पैरों पे जब हमारे पूर्वज चलने लग गए, वो बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, 20, 30, 40 लाख साल पुरानी है। ये जो चिंपांजी और गोरिल्ला है, ये उससे भी पुराने हैं। तो ये चिंपांजी और गोरिल्ला उससे भी पुराने होते हुए हम उनके आगे निकल गए। उसके कई कारण हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जो हमें रेम स्लीप हमारी बढ़ गई क्योंकि हम जमीन पे सोने लग गए। ये जो सारे ग्रेट एप्स है, ये पेड़ पे सोते हैं,
हमारे पूर्वज जो है वो ज़मीन पे सोने लग गए। शायद अग्नि का आविष्कार हुआ तो उसकी मदद से भी वो ज़मीन पे सुरक्षित महसूस करने लग गए, तो ज़मीन पे सोने लगे। तो ज़मीन पे सोने लग गए तो रेम स्लीप जो है, जो सपनों की नींद है, वो बढ़ने लगी, क्योंकि पैरालाइज हो जाए तो भी कोई खतरा नहीं, ज़मीन पर ही हम। तो ये भी एक वजह है कि हमारा जो विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो फास्ट हुआ, क्योंकि हमारे जैव विकास में ये जो छलांग लगी है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो मेधा शक्ति है, भाषा का जो भाषा डेवलप हुई वो है, परफेक्ट हुई। और एक बात हुआ कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर है, जटिल और पेचीदा ये जो सामाजिक सांस्कृतिक हमारा समाज बना है, ये मानव के विकास के लिए, उत्क्रांति के लिए, जैव विकास के लिए, इवोल्यूशन के लिए बहुत मायने रखता है। और इसके लिए हमारी जो सपनों की नींद है, हमें काबिल बनाने में का काम करती है। तो ये बहुत एक्टिव फेज है, ये हमारे दिमाग को इन सारी क्षमताओं में आगे बढ़ने में मदद करती है। कोई रचनात्मक काम है, हमारा भावनात्मक विकास है, हमारी इमोशनल मैच्योरिटी है, इमोशनल हेल्थ है, इमोशनल कोशेंट है, उसके लिए भी सपनों की नींद जरूरी होती है। हमारे पारस्परिक संबंधों के लिए सपनों की नींद जरूरी होती है। एक और बात होती है, जैसे दिशा सूचक यंत्र होता है, कंपास जिसे कहते हैं या होका यंत्र कहते हैं। तो ये जो दिशा सूचक यंत्र जैसे दिशा दिखाता है, वैसे हमारे दिमाग में दूसरों की भावनाओं को पहचानने वाला भी एक मैकेनिज्म है। तो ये सपनों की नींद उस भावनात्मक दिशा दर्शक यंत्र को, दिशा सूचक यंत्र को ठीक से रखता है। जब हम पर्याप्त मात्रा में सपनों की नींद नहीं लेते हैं तो दूसरों की इमोशंस को समझने में कहीं हम कमी रह जाती है। जब ऐसा होता है तो इंटरपर्सनल रिलेशन जो है, पारस्परिक संबंध है, वो तो ठीक होंगे नहीं, वो बिगड़ेंगे। तो पारस्परिक संबंधों के लिए, सामाजिक रिश्तों के लिए भी ये सपने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सपनों की नींद में हमारा ये जो इमोशनल सेंसिटिविटी है, इमोशनल कंपास है, इसको वो ट्यून करता है, फाइन ट्यून करता है। एक और काम करते हैं सपनों की नींद कि कई सारे दिन में हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, खासकर बच्चे जो अडल्ट है, और हम भी सीखते हैं बड़ी उम्र में भी। कोई क्रिकेट है तो शॉट्स, कोई बैटिंग के शॉट्स सीखेगा, कैचिंग सीखेगा, बॉलिंग सीखेगा, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, स्पिन बॉलिंग। कोई टेनिस खेल रहा है तो बैक हैंड, टॉप स्पिन। तो ये जो सारी मसल मेमोरी जिसे कहते हैं, ये मसल मेमोरी ठीक से एनकोड होने का काम हमारे सपनों की नींद में होता है। अब ये कहते तो इसको मसल मेमोरी है, लेकिन ये मसल मेमोरी नहीं है, ये कोई मसल में मेमोरी नहीं होती, ये हमारे ब्रेन में प्रोग्राम होता है ठीक से उसका, और ये जो ब्रेन का प्रोग्राम है वो परफेक्ट होता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक अच्छी तरह से बैक हैंड सीख रहा है और बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जम ही नहीं रहा है, और फिर सो जाता है, नेक्स्ट डे जाता है और तुरंत उसका बैक हैंड परफेक्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि वो रात की नींद में हमारा ब्रेन एक्टिव है, वो जो जो हम दिन में काम सीखते हैं उसको ठीक से प्रोसेस करने का काम रात को होता है, ये सपनों की नींद में होता है। तो इसलिए गहरी नींद के पहले हमने सपनों की नींद की चर्चा की। अब और एक बात होती है सपनों की नींद में, कई बार ऐसा होता है, हमने कई बार ऑफिस में भी देखते हैं, हमारे दोस्तों के साथ भी देखते हैं कि अरे स्लीप ऑन इट। कोई बहुत परेशान है तो हम कहते हैं कोई बहुत जटिल समस्या है, कोई पेचीदा कोई मामला आया है, या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है,
कि किसी ने मुझे ऐसा ईमेल क्यों भेजा, किसी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसे जवाब दूंगा। तो जो समझदार दोस्त है या समझदार सीनियर है, कलीग है या पारिवारिक सदस्य, वो कहता है कि अरे डोंट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, स्लीप ऑन इट, कल देखेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कल तक हमारा गुस्सा कहीं चला जाता है, एक जो हम रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देते हैं, नेक्स्ट डे अचानक हम मैच्योर बन जाते हैं, क्योंकि रात की नींद में हमारी एक तरह से भावनात्मक सफाई भी होती है। तो हमारी जज्बाती सेहत भी बनने में ये सपनों की नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंस उसका है, जो नई खोज है, नया मोटिवेशन है, कोई क्रिएटिव वर्क है। तो क्रिएटिव वर्क तो सब करते हैं हम, जो छोटा मोटा काम करता है, जैसे सफाई का भी काम करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव वर्क होता है। तो सारे क्रिएटिव वर्क के लिए भी ये सपनों की नींद बहुत जरूरी है। हम सब पीरियडिक टेबल को जानते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको ठीक से एटॉमिक नंबर के अनुसार हम रखेंगे तो एक परफेक्ट पीरियडिक टेबल बन जाता है। उसको आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो ये जो आवर्त सारणी की जो खोज की एक रशियन साइंटिस्ट ने, कई दिनों तक उस पर काम कर रहा था वो। उसने कई सारे कार्ड बनाए थे कि ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मेटल है, ये मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर ये है, इसका एटॉमिक वेट है। और वो उसको इंट्यूटिवली लग रहा था कि इसमें कोई मेथड है, ये कोई रैंडम नहीं है। लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे बने हैं, कैसे उनकी रचना कैसी है। और जो कहानी वो बताता है कि एक दिन नींद में सोते हुए अचानक उसके सामने आ गया कि अरे इस तरह से शायद ये अरेंजमेंट होगी। तुरंत नींद से उठकर उसने फिर वो सारा लिख लिया। एक बात समझने की है, क्योंकि उसकी उसमें बहुत ज़्यादा अभ्यास था, उसको ये सारी चीज़ें पता थी। तो वो जो आखिरी पुश है उसको ये नींद से मिला, ये मोटिवेशन भी और ये जो क्रिएटिविटी है ये सपनों की नींद में आती है। तो ये एक सपनों की नींद का बहुत बड़ा काम है। अब दूसरी नींद है गहरी नींद। गहरी नींद ही है तो इसमें तो विश्राम जरूरी है, इसमें हम रिलैक्स होंगे, हमारा जो शरीर है ओवरऑल ये रेस्टफुल फेज है, इसमें हम विश्राम करते हैं। लेकिन विश्राम करते हुए भी हमारे दिमाग में काम जोरों से चलता है। तो दिमाग में क्या जोरों से काम चलता है? जितनी हमारी मेमोरीज है, दिन में हम जो जो काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, बिजनेस की बात है, कोई ऑफिस की बात है, और कोई मेमोरीज है, कोई फंक्शंस की है, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज जिसे कहते हैं, ये सारी मेमोरीज रात को ठीक से की जाती है। इनका एनकोडिंग, इनको रात को ठीक से रखा जाता है। तो ये जो गहरी नींद है, नॉन रेम स्लीप है, इसमें हमारी मेमोरीज का प्रॉपर स्टोर होना, हमारी यादों को ठीक से करना, हमारी स्मृति ठीक करने का काम ये गहरी नींद करती है। तो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में कई सारी किताबें आ रही हैं। इस लाइब्रेरी में करोड़ों किताबें समझो, और एक छोटा सा एंटी चैम्बर है जिसमें रोज हजारों किताबें आ रही है और वहाँ गिरा रहे हैं लोग, वहाँ डाल के। और फिर लाइब्रेरियन जब लाइब्रेरी बंद हो जाती है तब वो एक एक को उठाकर ठीक जगह पे रखता है। तो ये जो काम है ठीक जगह पे रखने का, ये रात में हमारी नींद में होता है। नींद में केवल जो हमारी मेमोरीज हमें चाहिए उनको संभालने का काम तो होता ही है। नींद और एक बड़ा काम करती है, वो ये कि जो जो चीज़ें हमें भूलनी चाहिए वो भुला देने का काम भी करती है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ याद रखनी है और कौन सी चीज़ नहीं याद रखनी है। जैसे आज किसी ने मुझे कोई चीज़ डिक्टेट की, फ़ोन नंबर है जो भी, मैंने सुना और फिर बाद में लिख दिया। एक बार लिख दिया, अभी मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमारी कई सारी मेमोरीज ऐसी होती है कि वो दूसरे दिन कोई रिलेवेंस नहीं, उनका कोई काम की नहीं है। तो एक तरह से हमारे दिन भर ये टैग्स लगे रहते हैं, कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। ये काम हमारे जानकारी के बगैर होता है। और जब हम सोते हैं तो फिर हमारा ब्रेन जो जो चीज़ें याद करना जरूरी है उनको अलग से ठीक से रखती है और कई सारी चीज़ें जो है भुला देती है। तो ये भुलाने का काम भी एक्टिव काम है। एक्चुअली ये जो डीएनए का हेलिक्स है, डबल हेलिक्स, इसके जो शोधकर्ता थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उसमें से एक थे फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी अराउंड 1983 बताई कि हो सकता है कि शायद हम भूलते हैं, ये काम रात में होता है, जो भूलने का काम, क्योंकि हम सारी चीज़ें याद रखेंगे तो कैपेसिटी कहाँ रहेगी। तो हमें भूलना भी उतना आवश्यक है जितना याद रखना आवश्यक है। और ये भूलने का काम हमारी गहरी नींद में होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें बहुत बड़ा मानसिक आघात होता है, कोई दुर्घटना घटती है, कोई बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है, कोई इमोशनली अपसेटिंग चीज़ है जिस पे हम बहुत संतप्त होते हैं। जब हम सपनों में वो देखते हैं तो उनका जो हमारे मन पर असर होता है, जो स्ट्रेस है, वो कम होती जाता है। इसको एक एक्सेप्शन है पीटीएसडी। पीटीएसडी में वो जो रिपीटेड सपनों में आना या नाइटमेयर आना, वो कोई हमारी मानसिक सेहत के लिए मदद नहीं करता। लेकिन ये जो पीटीएसडी कंडीशन अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर सामान्यतः जब जब कोई बड़ा स्ट्रेस है और हम उसके बारे में सपने देखते हैं, डरावने सपने या कुछ भी है, तो एक तरह से वो जो स्ट्रेस है उसको कम करने का काम ये सपने करते हैं और ये गहरी नींद भी करती है। नींद के शारीरिक फायदे, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे लाभ है, बहुत सारे फायदे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। अब देखेंगे कि हमें नींद कैसे आती है। रात को जब हम सोते हैं तो दो मैकेनिज्म्स हैं, दो चीज़ें मिलकर हमें नींद आती है। एक तो थकान, जितना हम लंबे जाग रहे हैं उतना जल्दी नींद आएगी। जैसे किसी को दोपहर को बिल्कुल सोने की आदत नहीं, फिर 2 घंटे सो गया तो रात को नींद नहीं आती। तो हमारी जो एक्यूमुलेटेड टायर्डनेस है, हमारी जो थकान है, उसके कारण आती है। जैसे जितना हम जागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, बाहर जाते हैं, तो वैसे हमारे शरीर ब्रेन में एक एडिनोसिन नामक केमिकल है, उसका एडिनोसिन की लेवल बढ़ती रहती है। और ये एडिनोसिन जैसे बढ़ता है वैसे हमें थकान लगती है और हम सोते हैं। तो एक मैकेनिज्म हुआ। दूसरा मैकेनिज्म है डायरनल क्लॉक, माने जो हमारे दिमाग के भीतर घड़ी है। तो थकान के कारण नींद आ गई, 10 से 6 बजे तक सोने वाला व्यक्ति है तो 10 बजे नींद शुरू होती है वो थकान के मारे, और फिर बाद में वो चलती है उस घड़ी के कारण। तो ये जो दो मैकेनिज्म है ये हमारी नींद को इनिशिएट करने में और परपेचुएट करने में काम करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सबको पता है कि चाय पीने पे, कॉफ़ी पीने पे नींद आगे जाती है। तो क्या होता है, ये जो थकान वाला केमिकल है एडेनोसिन, ये हमारे ब्रेन में जिन रिसेप्टर्स पे काम करता है, ये जो केमिकल्स है कॉफ़ी और चाय में, कैफीन, वो उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो उसे जब ब्लॉक कर देते हैं तो इसका मतलब एडिनोसिन कम नहीं हुआ है, हमारी थकान कम नहीं हुई है, लेकिन जो थकान का एहसास है वो कम हुआ है। तो ये समझने वाली बात है कि जो चाय कॉफ़ी से हमें फ्रेश महसूस होता है ये बोरोड टाइम है, ये टेम्परेरी है। माने जैसे बैंक अकाउंट हमें कभी कभी अगर ऐसा हो कि गलत जानकारी दे रहा है, बैंक अकाउंट में पैसे तो बहुत कम है लेकिन दिखा ज़्यादा रहे हैं तो हम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरह से एक गलत फहमी में डालने वाला काम होता है कि जो एडिनोसिन रिसेप्टर्स है, ये जो नींद देने वाला केमिकल है, इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो एडिनोसिन है, इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम कैफीन करता है और इसलिए हमें फ्रेश महसूस होता है।
तो इसलिए भी कहते हैं, जो कि मैं बाद में बात करूंगा, कि शाम को नींद के 6-7 घंटे पहले तक बिल्कुल चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देर से चाय कॉफ़ी लेते हैं तो फिर हमारे जो एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं और फिर हमारे नींद पर उसका असर होता है। और एक बात है, हमारे बचपन से लेके शिशु अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक नींद में क्या परिवर्तन होता है। जो नवजात बालक है बहुत सोता है, 18 घंटे 20 घंटे, फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे उनकी नींद कम होती है। एक और महत्वपूर्ण काम होता है, जैसे अगर 5 महीने का बालक है या बालिका है तो उनकी नींद, सपनों की नींद 50% होती है और गहरी नींद 50% होती है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे सपनों की नींद कम होती है। 5 से 7 साल के होने तक सपनों की नींद 30% पे आ जाएगी, गहरी नींद 70% पे आ जाएगी। और फिर जब एडल्ट होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो फिर ये जो सपनों की नींद है ये 20% तक सीमित हो जाती है। तो इस तरह से जैसे हमारी उम्र बढ़ती है सपनों की नींद का जो परसेंटेज है वो कम होता है। रात को जब बच्चे सोते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में कनेक्शंस बनते हैं ब्रेन में। बचपन में ब्रेन की डेवलपमेंट चलती रहती है, टीनेज ईयर्स में भी चलती रहती है। जो टीनेजर्स है उनके ब्रेन में कई सारे कनेक्शंस बनते हैं, तो बाय द एंड ऑफ टीनेजर्स उनकी जो इंटेलिजेंस है वो अडल्ट जैसे हो जाती है, लेकिन जो विवेक है वो तब तक नहीं आया हुआ होता है, क्योंकि उनके ब्रेन में कनेक्शंस तो सारे आ गए, इंटेलिजेंस आ गया, लेकिन जो डिस्क्रेशन है, विवेक है, वो नहीं आता। इसलिए टीनेजर्स के लिए एडल्ट्स का लॉ नहीं अप्लाई करते, उन्हें सहूलियत देते, क्योंकि उस अवस्था में उनका ब्रेन इमैच्योर है। और ये जो ब्रेन का मैच्योरेशन है ये पीछे से आगे तक चलता है। जैसे हमारा ब्रेन है, आगे फ्रंटल लोब है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी थिंकिंग, मोटिवेशन, हमारा विवेक, सोच, हमारे जो जो हायर फंक्शन है वो फ्रंटल लोब में होते हैं। सबसे पीछे है विजुअल कॉर्टेक्स है। तो सबसे पहले मैच्योरेशन होता है विजुअल कॉर्टेक्स में। इसलिए हम देखते हैं कि स्पोर्ट्समैन वगैरह सारे 15, 16, 17, 18 साल में दे बिकम क्वाइट एक्सपर्ट्स। और फिर वो मैच्योरेशन आगे आगे बढ़ता है, और ये सारा काम ब्रेन मैच्योरेशन का हमारी नींद में होता है। कई लोग सोचते हैं कि जो बुजुर्ग है उनको नींद की जरूरत कम होती है। नहीं, उन्हें भी, वृद्धों को भी उतनी नींद की जरूरत है जितनी औरों को है, लेकिन उतना सोने में कभी कभी वो असमर्थ होते हैं। मैंने कैपेसिटी टू स्लीप, नींद लेने की क्षमता कभी कभी हमारे 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद कम होती है। और ये क्षमता जब कम होती है तो उसके काफ़ी बुरे असर होते हैं, उसके गंभीर परिणाम होते हैं। उसके बारे में हम बताएंगे जब हम डिमेंशिया की बात करेंगे। तो ये हुआ हमारे बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारी नींद कैसे कम होती है और सपनों की नींद भी कम होती है, लेकिन हमारी नींद की ज़रूरत वृद्धावस्था में भी उतनी ही रहती है, भले इसलिए फ्रैगमेंटेड हो। जैसे 20 साल का लड़का सो गया, रात को 11 बजे सो गया, सुबह 8 बजे उठ गया, 9 घंटे लगातार सो गया। बुजुर्ग है वो 4 घंटे सोएंगे, फिर उनकी नींद खुलेगी, फिर सुबह जल्दी उठ जाएंगे, फिर नाश्ते के बाद थोड़ा सो लेंगे, तो फ्रैगमेंटेड स्लीप होती है उनकी। अब ये डिमेंशिया पे जो नया रिसर्च हो रहा है, अकेले भारत में लगभग 80-90 लाख डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं। एक थियोरी ये है कि ठीक तरह से पर्याप्त नींद लेने की क्षमता जब कम होती है तो डिमेंशिया की रिस्क बढ़ती है। माने हम नींद लेने में असफल रहते हैं तो हमारी डिमेंशिया की रिस्क बढ़ती है।
एक थ्योरी है। कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे होगा? हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ें डिमेंशिया के लिए रिस्क फैक्टर है। और जब पर्याप्त नींद नहीं होती है तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, जिसके कारण फिर डिमेंशिया की रिस्क बढ़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन की ठीक से धुलाई होती है। लिटरली हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और ग्लायल सेल्स होते हैं, माने मज्जापेशी होती है, और वो मज्जापेशी को संरक्षण देने वाली और काम करने वाली जो पेशियाँ होती है। तो जब हम सोते हैं तो ये जो बाकी पेशियाँ वो सिकुड़ जाती है, और ये जो हमारे ब्रेन में CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, एक तरह से जैसे ऐसे समझिए कि रात को हमारे सारे शहर के ड्रेनेज जो है पाइप्स वो डबल साइज हो गए, ट्रिपल साइज हो गए, तो क्या होगा? पूरा ड्रेनेज साफ हो जाएगा, ठीक से ड्रेनेज होगा। उसी तरह से कुछ ऐसे ही हमारे ब्रेन में होता है। तो ये जो ब्रेन की सफाई और धुलाई होती है रात को, ये एफिशिएंटली होने के लिए नींद जरूरी है। ठीक से नींद ना हो तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर के हर मरीज को ये ध्यान में रखना है, सबको ध्यान में रखना है, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज को और ज़्यादा महत्व है कि वो पर्याप्त 7-8 घंटे की नींद ले। हमारे शरीर में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। एक का काम एक्साइटेटरी है, एक का इनिबिटरी है। तो अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये ओवर ड्राइव में चली जाती है, और जिसका असर हमारे हृदय पे होता है। तो दिल की बीमारी के लिए, हृदय विकार के लिए कम नींद लेना हानिकारक है। नींद कम आने से हृदय की बीमारी, हृदय विकार, दिल का रोग बढ़ता है, ये ध्यान में लेना चाहिए। बहुत क्लोज कनेक्शन है। वैसे डायबिटीज के साथ है। हमारे इंसुलिन क्या करता है? जो हमारी टिश्यूज है, सेल्स है, इनके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो शक्कर है उसको अंदर ढकेलता है। तो ये जो शक्कर को अंदर ढकेलने का काम होता है, इसमें इंसुलिन बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन ये पाया गया है कि जब हम पर्याप्त सोते नहीं हैं, हमारी नींद अधूरी है, तो ये जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है सेल्स की, ये कम हो जाती है। माने वही हार्मोन्स, वही केमिकल्स जो अन्यथा अपना काम ठीक से कर पाते, वो अब क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है उतना असरदार नहीं रहते। तो कितनी क्या क्या चीजें हो रही है। और एक बड़ी बात, अब मोटापा बहुत बढ़ रहा है, एक तरह से एपिडेमिक आ रहा है मोटापे का। तो मोटापे के पीछे, ओबेसिटी के पीछे कम नींद होना, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। जो कि ये जो सारा कमर्शियल एंटरप्राइज चल रहा है मोटापे के लिए, ये डाइट करो, वो डाइट करो, वेट लॉस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कभी बताते ही नहीं कि आपकी पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 2 हार्मोन्स है, लेप्टिन्स और ग्रेलिन। तो ये जो लेप्टिन है ये हमें एक तृप्ति देता है, और जो ग्रेलिन है हमारी भूख बढ़ाता है। तो होता क्या है, अब जब नींद नहीं लेते हैं, कम सोते हैं, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो हम कम सोने पे ज़्यादा खाना खाते हैं और ख़राब खाना खाते हैं। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा डाइट भी हेल्दी होता है, लेकिन हम जब कम सोते हैं तो हम फास्ट फूड लेंगे, जंक फूड खाएंगे, बहुत मीठा खाएंगे, बहुत तला हुआ गरिष्ठ खाना खाएंगे। तो नींद कम होती है तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं और ख़राब खाना खाते हैं। और एक बात होती है कि जब नींद कम है तो हमें जब कैलोरीज की ज़रूरत है तो हमारा फैट नहीं यूज़ करती बॉडी, हमारे मसल पेशी यूज़ करती है। माने हमारे जो मांसपेशियाँ है वो कमज़ोर होगी, मसल मास कम होगा। बिकॉज व्हेन यू स्लीप लेस देयर इज अ टेंडेंसी टू प्रोटेक्ट फैट।
So if you want to lose fat and increase your muscle mass, you have to sleep more. You have to have adequate sleep. तो हम खाने की बात कर रहे हैं तो हमारे पेट में कई सारे जीवाणु है, विषाणु है जो हमें सेहतमंद बना कर रखते हैं। तो हमारे पेट का जो ये फ्लोरा है, एक तरह से वहाँ पूरा विश्व है, माइक्रोबायोम, जीवाणु विषाणुओं का, जो हमारे सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो माइक्रोबायोम है, ये भी पर्याप्त नींद है तो ये माइक्रोबायोम हेल्दी रहता है। ये भी नींद का एक काम है। नींद कम होने पे और एक बड़ी बात होती है, हमारी इम्यूनिटी कम होती है। जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होती है। तो हम बीमारी से लड़ नहीं पाते। यहाँ तक देखा गया है कि जब हम वैक्सीन लेते हैं, कई सारे वैक्सीन, आप सबने कोविड वैक्सीन लिया ही होगा, अगर हम रात की नींद ठीक से लेकर फिर वैक्सीन लेते हैं तो वो वैक्सीन ज़्यादा असरकार होता है। और एक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, अधूरी नींद है, तो जो कैंसर को फाइट करने वाली सेल्स है वो कमज़ोर हो जाती है, जिन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है, कैंसर फाइटिंग सेल्स। हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, हमारी कैंसर को फाइट करने की क्षमता कम हो जाती है। अब ये रिसर्च इतना एस्टेब्लिश हो गया है, शोधकर्ताओं ने इतनी बार जान लिया है कि डेनमार्क जैसे देश में जो सरकारी नौकर जैसे नर्सेस है और कुछ हैं जो रात का काम करते थे और जिसके कारण उनकी ठीक नींद से नहीं होती थी, नींद ठीक से नहीं होती थी, उन लोगों को अगर कैंसर होता है तो सरकार उन्हें कॉम्पेंसेशन देती है, क्योंकि ये लोग रात को काम करते थे और ये जो दिन में काम करना चाहिए, रात को सोना चाहिए, ये ना होके अगर ये उल्टा क्रम आ गया तो उसके कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। तो वो देश मानता है कि एक तरह से हम भी इनके जिम्मेवार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो शिफ्ट वर्क होता है, कभी 3 दिन रात भर काम करते हैं, फिर 3 दिन सुबह काम करते हैं, फिर तो ये जो शिफ्ट, रोटेटिंग शिफ्ट का वर्क होता है, इसको उन्होंने कहा है कि प्रॉबेबली कार्सिनोजेनिक है, माने संभवतः ये कैंसर पैदा करने वाला है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। तो कई बार मैं मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपको रात की नींद आवश्यक है। कोई बहुत सैलरी के पीछे पड़ गए कि यहाँ आमदनी ज़्यादा है इसलिए, या तो फिर सारे क्लाइंट वेस्ट में है तो रात भर जग रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं, तो वो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे असर होता है ग्रोथ हार्मोन पर, वैसे असर होता है टेस्टोस्टेरोन पर। तो ये जो लिस्ट है बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो क्या क्या होता है उसकी, मैंने कोई मोटे मोटे बिंदु आपको बताए। एक युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सबके लिए लेकिन युवाओं के लिए ज़्यादा। युवाओं में मृत्यु के 2 सबसे बड़े कारण हैं दुनिया भर में, भारत में भी। एक है सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट, और दूसरी है खुदकुशी, आत्महत्या। और इन दोनों चीज़ों के पीछे नींद न होना, पर्याप्त नींद न लेना एक कारण है। खासकर सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना के पीछे जो फेटल रोड एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोगों की जान जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा शराब के साथ अगर कोई कारण है तो पर्याप्त नींद न लेना। कई बार किसी को लगता है कि नहीं, मैं 2 घंटे नींद लेके फ्रेश होता हूँ और फिर मैं चलता हूँ, गलत है। एक कंसेप्ट आजकल युवाओं में चलती है, पावर नैप। बड़ी अच्छी बात है पावर नैप। छोटी नैप हम जब लेते हैं तो उसका फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ टाइप ए पर्सनैलिटीज़ का ऐसा मानना है, बिल्कुल अवैज्ञानिक है, गलत मानना है कि मैं पूरी नींद नहीं लूँगा 8 घंटे की, दिन में 2-3 बार मैं पावर नैप लूँगा, छोटे छोटे घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा सो लूँगा और उससे मेरी नींद पूरी हो गई। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। तो पावर नैप जब हमारी नींद को सप्लीमेंट करती है तो अच्छी है,
जब वो उसकी रिप्लेस करती है, नींद के बजाय हम पावर नैप लेते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उसके पीछे हानि है। तो रोड एक्सीडेंट्स से बचने के लिए भी हमारी नींद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम नहीं सोते हैं तो हमारा गुस्सा बढ़ता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे मैंने बोला कि सेहत के लिए, हमारी भावनात्मक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कब सोना चाहिए। तो ज़्यादातर सामान्यता ऐसा है कि हमारे दिमाग में एक क्रोनोटाइप होता है। जैसे ब्लड ग्रुप होता है हमारा, तो हमारा जैसे ब्लड ग्रुप होता है वैसे एक क्रोनोटाइप होता है। हम में से कई लोग हैं जो जल्दी सोना पसंद करते हैं, जल्दी उठते हैं। कई लोग ऐसे जो देर से सोना पसंद करते हैं, देर से उठते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। तो जब पूरे दुनिया का सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि लगभग 40% लोग जो है वो सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं। 30% है जिनको सुबह देरी से उठना अच्छा लगता है, और कुछ 30% ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये हमारे खुद के क्रोनोटाइप को जानना जरूरी इसलिए है कि अगर मुझे सुबह देर से उठना पसंद है तो मेरे जो महत्वपूर्ण काम है मैं शाम में कर लूँ। तो हमारा क्रोनोटाइप पहचानना और उसके अनुसार दिन को प्लान करना जरूरी है। हमारे एक्सरसाइज भी, अगर आप सुबह एकदम जल्दी उठना पसंद करते हैं तो सुबह एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, लेकिन आप सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं करते तो आपको शाम को एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो हमारे क्रोनोटाइप माने हम नाइट आउल है कि मॉर्निंग लार्क है, ये समझना जरूरी होता है। कई लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, वो लकी है क्योंकि फिर वो अपना जो नींद का साइकिल है वो एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे आप नाइट आउल हो, चाहे मॉर्निंग लार्क हो, चाहे फ्लेक्सिबल हो, रूटीन होना जरूरी है। आज 4 बजे उठ गए, कल 8 बजे उठ गए, परसों 12 बजे उठ गए, आज 10 बजे सो गए, कल 12 बजे सो गए, परसों 2 बजे सो गए। ये जो चेंजिंग टाइम ऑफ स्लीप है वो हमारे लिए हानिकारक है। अब एक सवाल कई बार आता है कि हम जो सपनों में जो भी कुछ देखते हैं क्या उसका कोई अर्थ है, उसको कोई तवज्जो देना चाहिए। इस पर तो कई लोगों का तो जीवन यापन चलता है। फ्रॉइड का मानना था कि हमारी जो अधूरी इच्छाएं है, हमारी अधूरी आशा आकांक्षाएं हैं, वो हमारे सपने में हमें पूरी करने का मौका मिलता है। फ्रॉइड की जो थ्योरी है, अब शोधकर्ताओं ने जो रिसर्चर्स है उन्होंने पाया कि वो अनसाइंटिफिक है। तो हमारे सपनों के जो कंटेंट है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था जो मुझे जीवन भर काफ़ी काम आया कि अरहंत जो होता है, जो विकार मुक्त व्यक्ति है, उसके अलावा सारे लोगों के सपने जो है निरर्थक है। तो आगे जीवन में जब भी कोई सपनों की बात हुई, वो बात मेरे दिमाग में बचपन से थी कि अरे केवल जो अरहंत है, विकार मुक्त व्यक्ति है, उसके सपनों का अर्थ है, तो बाकी चर्चा क्यों करें। तो और फिर बाद में मैंने जब साइकेट्री ज्वाइन किया तो तब तक तो फ्रॉइड की थ्योरी भी काफ़ी डिबंक हो चुकी थी। उसका इन्फ्लुएंस तो अब भी है और तब भी था, लेकिन जो शोध करता है वो कोई चीज़ केवल किसी के कहने से मानते नहीं है। उन्होंने छानबीन की तो कंटेंट जो है हमारे सपनों का, उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका कोई बड़ा अर्थ नहीं है, कोई उसमें कोई सपनों की डिक्रिप्शन की नहीं है कि सपनों में ये दिखा तो इसका ये अर्थ है, ये दिखा तो उसका वो अर्थ है। ऐसे नहीं है। सपने हम रोज देखते हैं, कभी हमें याद आते, कभी नहीं याद आते, बस इतनी बात है। एक बात फिर से समझा दूं कि जब हम सोते हैं, सपने देखते हैं, तो हमारा ब्रेन खूब एक्टिव रहता है। हमारा मोटर कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स, माने हमारे ब्रेन के सारे हिस्से
सिवाय एक के बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन एक जो पार्ट है जो कि कप्तान का काम करता है, जो कि पूरे ब्रेन पे कंट्रोल करता है, ब्रेक लगाता है, फ्रंटल लोब, वो डीएक्टिवेशन होता है उसका। तो एक तरह से ऐसा कहा जाए कि कुछ समय के लिए स्कूल में मास्टर जी तो अपने केबिन में चले गए और बच्चों को पूरी छूट है खेलने की। तो खेलना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पूरी हमारी नींद जो है उसमें हमारे ब्रेन में क्या क्या होता है, एक बहुत अद्भुत विषय है। नींद के बारे में आज हम इतना ज़्यादा जानते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की जब बात होती है, मानसिक स्वास्थ्य की जब बात होती है, तब हम नींद की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब तक हमने जो बात की ये थियोरेटिकल बात थी। अब कुछ प्रैक्टिकल बात करेंगे। पहली बात तो ये कि किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी में नींद डिस्टर्ब होना कॉमन है। तो अगर हमें पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो उसके पीछे पीड़ा कारण हो सकती है। बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, जैसे आर्थराइटिस है और कोई बीमारी है। तो आपको किसी भी बीमारी के कारण अगर आपकी नींद खराब है तो वो बीमारी का इलाज करना चाहिए। डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अगर कोई डॉक्टर आपको स्लीपिंग पिल दे तो ज़रूर पूछना चाहिए कि वो कितनी दिन लेनी है और उतनी ले, क्योंकि स्लीपिंग पिल अच्छी नींद के लिए सॉल्यूशन नहीं है। जो साइकेट्रिस्ट आपको दवा देते हैं वो स्लीपिंग पिल नहीं देते हैं। साइकेट्रिस्ट आपको आपके एंजाइटी के लिए दवा देते हैं, एंजाइटी के लिए दवा देते हैं, डिप्रेशन के लिए दवा देते हैं, कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया जैसे गंभीर बीमारी के लिए दवा देते हैं। उन दवाओं का साइड इफेक्ट होता है नींद। तो ऑफ द काउंटर बिना डॉक्टर की सलाह के स्लीपिंग पिल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर कभी डॉक्टर आपको दे भी तो पूछना चाहिए कि कब तक लें, और जितने दिन डॉक्टर ने दी है उतने ही दिन उसको लेना चाहिए। कभी कभी अपने यहाँ पे शराब को नाइट कैप कहते हैं। मैंने रात को 2 घूंट लिए, एक पेग ले लिया तो मुझे नींद अच्छी आती है। गलत बात है। वो आपको ग्लानि जरूर देगा। ये जो सारी दवाइयाँ है, शराब है, ये ग्लानि देने का काम करते, नींद नहीं देते। इनसे बचना चाहिए। कई मानसिक बीमारियों में नींद खराब होती है। तो अगर आपको कोई ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं है जिसके कारण आपको नींद ना आती हो, तो अगर आपकी नींद बहुत खराब है, नींद आने में परेशानी है, तो उसके पीछे हो सकता है कोई मानसिक बीमारी हो, कोई साइकेट्रिक कंडीशन हो। तो साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। हमें अगर हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मानसिक बीमारी के कारण हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती है। खासकर डिप्रेशन जैसी बीमारी में निद्रानाश कॉमन है। कभी कभी ये होता है कि कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी नहीं है, फिर भी हफ्तों में 3 या उससे ज़्यादा बार नींद ठीक से नहीं आती है, और ऐसा कई हफ्ते चलता है, 3-4 महीने चलता है, तो उसे प्राइमरी इंसोम्निया कहते हैं, उसे निद्रानाश कहते हैं। तो एक नींद की बीमारी है। कोई और बीमारियां हैं जो नींद के साथ जुड़ी हुई है। कोई व्यक्ति नींद में चलता है, नींद में है, गहरी नींद में, लेकिन चलकर कहीं चले गए, वो एक बीमारी है। ऐसी बीमारी है तो जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक नार्कोलेप्सी करके बीमारी है कि दिन भर ऊँघ आती है, दिन भर तंद्रा आती है, उसके साथ कोई इमोशनल स्टिमुलस आ गया तो एकदम पैरालिसिस जैसे कंडीशन होती है टेम्परेरीली। कैटाप्लेक्सी है ये। नार्कोलेप्सी जो कंडीशन है उसका एक पार्ट है। इसके साथ कभी कभी स्लीप पैरालिसिस देखा जाता है। माने नींद खुल गई, सपनों में तो हमारा शरीर पैरालाइज है, लेकिन नींद खुल गई, लेकिन फिर भी हम हाथ पैर नहीं हिला पा रहे। ये भी काफ़ी कॉमन है। केवल इस कंडीशन से डरना नहीं है। और कोई अगर आपको समस्या नहीं है तो पेशेंस रखिए, डरिए मत। केवल स्लीप पैरालिसिस है। लेकिन उसके साथ अगर आपको दिन भर तंद्रा है, ऊँघ है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
एक और कंडीशन है जो जिनको मोटापा ज़्यादा है या थिक नेक है, पुरुष है ज़्यादातर, उनमें देखने को मिलती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो बहुत ज़्यादा खुर्राटे भरते हैं, बहुत ज़्यादा स्नोर करते हैं और दिन में फिर उनको कहीं बैठे नींद आ गई, पेपर पढ़ रहे नींद आ गई, टीवी के सामने नींद आ गई, क्योंकि उनकी रात की नींद अधूरी रह जाती है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसका निदान बहुत ज़रूरी है। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिल की बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और कंडीशन है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें दिन भर तो कोई समस्या नहीं है, जैसे आदमी बिस्तर में जाता है या औरत महिला, तो जैसे व्यक्ति बिस्तर पे जाता है पैरों में कोई अजीब सेंसेशन होने लगता है, ऐसे लगता है कि पैर हिलाते रहे या कोई दबा दे। तो ये जो विचित्र संवेदना है जो कि हमें पैर हिलाने में मजबूर करते हैं, और ये केवल रात को होता है सोने के वक्त, तो उसे कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये अगर आपको नींद में बहुत ज़्यादा बाधा कर रहा है तो इसके लिए भी इलाज हो सकता है, तो उसका भी निदान जरूरी है। एक बीमारी है रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसमें कि ये जो हमारे सपनों में हम देखते हैं कि पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, तो क्या होता है, ऊपर से एक संदेश आता है, सपने तो हम देख रहे हैं लेकिन हमारे हाथ पैर हिलते नहीं है, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति में ये होता है कि ये जो ऊपर से कंट्रोल है वो वीक हो जाता है और दे एक्ट आउट देयर ड्रीम्स, सपनों में जो हो रहा है वो हाथ पैर मारने लगते हैं। तो ये कभी कभी किसी को होता है, उसका भी इलाज किया जा सकता है। एक तरह की डिमेंशिया में भी ये कॉमनली देखा गया है। जैसे मैंने कहा कि स्लीपिंग पिल इलाज नहीं है, स्लीपिंग पिल इलाज नहीं है तो फिर इलाज क्या है? हम रोज नहाते हैं हमारे शरीर को साफ रखने के लिए, हाइजीन के लिए, रोज ब्रश करते हैं, तो इन चीज़ों से हमारे दांत ठीक रहते हैं, नहाते हैं तो स्किन ठीक रहती है। वैसे हमारी नींद के लिए भी कोई मूलभूत बातें हैं जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली मूलभूत बात यह है कि ठीक समय पे उठना है। आप चाहे 4 बजे उठे सुबह, प्रातः 4 बजे उठ जाइए या 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, लेकिन एक फिक्स टाइम हो। हमारे नींद का जो टाइम है, चाहे वो 9 से लेके 4 तक है कि रात को 1 से लेके 8 तक है, 7-8 घंटे नींद जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। तो एक रूटीन फिक्स टाइम ऑफ स्लीप, ये हमारी स्लीप ज़्यादा रिफ्रेशिंग होने में बहुत मदद करता है। कभी कभी हमें ये फिक्स टाइम करने के लिए अलार्म लगाना जरूरी पड़ जाए तो लगाइए, लेकिन अलार्म में स्नूज बटन जो होता है उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना हमारी नींद होती है ना जाग आती है। तो आपको अगर सुबह 8 बजे उठना है तो 8 का अलार्म लगाइए, 7:30 का अलार्म लगाया, फिर 7:40 का, फिर 7:50 का, और फिर आप 7:30 से वो स्नूज बटन दबाते जाते हैं। वो आपकी ब्रेन की सेहत के लिए ठीक नहीं। आपको स्नूज बटन का उपयोग नहीं करना है। अलार्म जिस वक्त आपको उठना है वही एक अलार्म लगाइए। ये पहली बात। ये स्लीप हाइजीन का पहला प्रिंसिपल है कि रेगुलर स्लीप टाइम एंड फिक्स्ड वेकिंग टाइम। दूसरा प्रिंसिपल है एक्सरसाइज। दिन में आप बहुत एक्टिव हो, दिन में आप जितने एक्टिव रहेंगे, खासकर बाहर उजाला है आपके आजू बाजू, बहुत सूर्य प्रकाश है, जो सूर्य प्रकाश होता है, सूरज की रोशनी होती है, वो अगर हम हमारे आजू बाजू बहुत है, बहुत उजाला है घर में भी बाहर भी, तो उससे हमें रात की नींद में मदद मिलती है। जनरली जो हम एक्सरसाइज करते हैं सोने के 4 घंटे पहले नहीं करनी है। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज 7:30 साढ़े 7 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। सोने के पहले आधा घंटा आपने कोई लीजरली वॉक ले लिया, थोड़ी बहुत सैर कर ली उसमें, लेकिन स्ट्रेनियस एक्सरसाइज सोने के तुरंत पहले नहीं करनी है।
जैसे मैंने बताया, नाइट कैप बिल्कुल आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। शराब, सोने के लिए शराब का उपयोग बिल्कुल गलत है। वैसे ही सोने के पहले बहुत ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा कोई पी लिया, शराब नहीं, कोई और लिक्विड भी नहीं करना चाहिए। लाइट स्नैक है, थोड़ा कुछ खाया तो ठीक है। जनरली ये देखा गया है कि जब व्यक्ति रात को जागता है, खासकर मूवी है, कोई और काम है या कोई कॉफ़ी ले ली है, तो फिर वो जंक फूड खाता है और ज़्यादा खाता है। तो सोने के पहले अगर कुछ खाना भी है तो लाइट खाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सोने के पहले एक रिचुअल हो अपनी, कुछ कोई अपना कार्यक्रम हो कि समझो अभी मैं 12 बजे सोता हूँ तो लगभग 11:30 11:40 को नाइट ड्रेस पहन लिया, बिस्तर बना लिया, ब्रश कर लिया। अगर आजकल घर में शावर होते हैं तो रात को आप वार्म वाटर से शावर ले सकते हैं, नहा सकते हैं। तो रात का एक आपका रूटीन होना चाहिए 15-20 मिनट का, जिसमें कि फ़ोन इन्वॉल्व नहीं है, टीवी इन्वॉल्व नहीं है, कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं है। तो वो रूटीन आपको फिर एक आपके ब्रेन को संदेशा देता है कि अभी नींद का वक्त हो गया। एक और बात ध्यान में रखनी है कि कुछ कुछ दवाइयाँ जो है वो नींद पे असर करती है, नींद डिस्टर्ब कर सकती है। तो आप अगर ऐसा देखते हैं कि कोई नई दवा शुरू कर दी है आपके डॉक्टर ने, कोई इक्की दुक्की ब्लड प्रेशर की दवा भी ये कर सकती है, और उसके बाद आपकी नींद अगर डिस्टर्ब है तो ज़रूर आपके डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। हमारा जो सोने का कमरा है वो शीतल हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो उसमें। हर कोई इसके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ठीक समय पे खिड़कियाँ खोल दें, ठीक समय पे खिड़की बंद करें, तो उससे भी हमारा कमरा शीतल रखने में हम कुछ हद तक सफल रहेंगे। तो हमारी अच्छी नींद के लिए बॉडी टेम्परेचर हैज़ टू ड्रॉप डाउन, हमारे शरीर का जो तापमान है वो नीचे आता है तो नींद अच्छी होती है। शावर से भी यही होता है कि रात को शावर है तो एक बार रिलैक्स हो गए, कट ऑफ हो गए दिन से, फिर क्योंकि हमने शावर लिया है, इवन इफ इट इज़ वार्म वाटर, फिर उसके बाद हमारा शरीर कूल होने शुरू हो जाता है। हमारे बेडरूम में उजाला, जो खासकर वाइट लाइट है वो नहीं रखें, जो ट्यूब लाइट है या एलसीडी लाइट है वो नहीं रखनी चाहिए। येलो लाइट, वार्म कलर की लाइट रखनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो अगर किसी को भी नींद की थोड़ी भी समस्या है तो पूरे घर में एक ठीक समय के बाद 7 बजे 8 बजे के बाद पूरे जो वाइट लाइट्स है, ब्लू लाइट है, वो बंद कर देनी चाहिए, और वार्म कलर के जो लाइट है, पीली शेड, क्रीम, वो वार्म कलर लाइट्स लगानी चाहिए। वैसे हमारे जो टीवी स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है और लैपटॉप स्क्रीन है, इनमें भी हमें सेटिंग करके रखनी चाहिए कि रात को 8 बजे के बाद अपने आप वो वाइट लाइट से वार्म कलर हो जाए। हर अच्छे स्मार्टफोन में, हर लैपटॉप में और इवन टीवी पे भी सेटिंग रहती है। टीवी हम रात को ही देखते हैं, तो अगर टीवी रात को ही देखते हैं तो हमें टीवी की सेटिंग ही वैसी करके रखनी चाहिए कि वार्म कलर हो। मैं कई बार देखता हूँ, कई दोस्तों के घर में जाता हूँ तो टीवी का जो सेटिंग है देखते ही पता चलता है कि वाइट लाइट और कूल लाइट ज़्यादा है, तो वो ना हो। सेटिंग में जाके जो डिस्प्ले, क्योंकि टीवी दिन भर तो हम देखते नहीं, रात को देखते हैं, तो उसको वार्म कलर होना जरूरी है। वो टिंट जो आती है उससे हमें नींद में फ़ायदा होता है। और मोबाइल और लैपटॉप में तो सेटिंग ये है, आप बता सकते हैं, एक सेटिंग कर सकते कि इतने बजे वो जो शेड है वो बदल कर वार्म कलर की हो जाए। इसके अलावा हमारा बिस्तर साफ सुथरा हो। और एक बात है कि बिस्तर का उपयोग केवल नींद के लिए हो। बिस्तर में बैठ के हम काम कर रहे हैं, आजकल जो वर्क फ्रॉम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम करते हुए कई लोग बिस्तर में बैठे बैठे काम करते हैं, दिन भर बिस्तर में, रात को वही बिस्तर में सोना है। कई लोग तो बिस्तर में खाना खाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बिस्तर का उपयोग केवल सोने के लिए होना चाहिए। कई बार मुझे ऐसे लगता है कि पहले पुराने दिनों में होता था कि रात को बिस्तर डाला जाता था, सुबह उठा लेते थे, तो वो एक अच्छी बात थी, क्योंकि वो फिर बिस्तर का उपयोग और किसी काम के लिए नहीं होता था।
एक और बात है कि जब आपको नींद आए तभी बिस्तर में जाए, या बिस्तर में गए तो भी बिस्तर में बैठे रहे, पीछे दीवार है, तकिया लगा दिया, आँख बंद है, या कोई म्यूजिक सुन रहे हो ईयरबड लगा के, ईयरफोन लगा के, या अगर कोई किताब पढ़नी है तो किताब पढ़ सकते हो। ये काम आप कर सकते हो जब तक आपको नींद ना आए। फिर नींद आने पे रख दीजिए और सो जाइए। रात को नींद अगर खुल जाती है तो थोड़ा समय इंतज़ार करिए, लेकिन फिर आपकी नींद तुरंत नहीं आ रही है तो करवट बदलते मत रहिए कि नींद नहीं आ रही है फिर इस करवट पे आधा घंटा, उस करवट पे आधा घंटा, बिल्कुल गलत है। अगर आपकी रात में नींद टूट गई और नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर में बैठे रहिए, तकिया पीछे लगा दीजिए, आराम से बैठिए, आँख बंद रखिए, चाहे तो कुछ सुनिए, म्यूज़िक सुनिए, कोई पॉडकास्ट सुनिए, कोई ऑडिबल बुक कहिए सुनिए, तो ये काम आप कर सकते हैं। एक और काम है, रात को बार बार घड़ी को नहीं देखना है, क्योंकि उससे हमारा फिर टेंशन बढ़ता है। तो रात को घड़ी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल घड़ी नहीं देखनी रात को। आप बैठे रहिए, जब नींद आए फिर लेट जाइए। अब हमारी नींद जो है, कई लोगों की नींद जो होती है वो बायफेजिक होती है, मतलब रात को वो 6-7 घंटे सोते हैं, दिन में आधा 1 घंटा सोते हैं। जिन लोगों को नींद की तकलीफ है, रात को नींद नहीं आती है, उनको चाहिए कि वो दिन में बिल्कुल बिस्तर में ना जाए, बिस्तर में लेटे ही नहीं। अगर आपको हमेशा दिन में 1-8 घंटा सोने की आदत है, फिर रात को सोने की आदत है, तो ठीक है, लेकिन आप दिन में बिस्तर में 3 घंटे लेटे हैं और फिर रात को नींद नहीं आ रही इसलिए आप परेशान हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये जो दिन में बिस्तर में लेटना है ये कम से कम होना चाहिए। जिनकी बायोफिजिक्स स्लीप है, जीवन भर वैसा करते आ रहे हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन अन्यथा दिन में बिस्तर में लेटना कम से कम हो। अगर आपको नींद की समस्या है तो, आपको नींद की समस्या नहीं है, दिन में भी आप 1.5 घंटा सो रहे हैं, शाम को भी, रात को भी 6-7 घंटे सो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना सोना चाहिए? 7-8 घंटे नींद लगभग सभी की जरूरत है। बहुत रेयर ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कई दिनों तक 6 घंटे नींद भी ठीक है, 5 घंटे नींद भी ठीक है, ये बहुत रेयर है। कम सोते हैं तो उनके जजमेंट पे असर होता है, उनकी पर्सनैलिटी पे असर होता है, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। कई जो शोधकर्ता है, रिसर्चर्स है, अगर उनको आप कहेंगे कि अरे हमारे कोई दोस्त है वो 4 ही घंटा सोते हैं, तो वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि 7-8 घंटे नींद लगभग सभी को चाहिए। बहुत रेयर इंसान है जिसको 5 घंटे की नींद ठीक है, उससे कम नींद है तो परेशानी की बात है। इसका दूसरा एक पहलू है कि 7-8 घंटे तो नींद लेनी चाहिए, किसी को 9 घंटे की नींद की जरूरत है। कभी कभी कोई व्यक्ति 10 घंटे बिस्तर में रहता है, लेकिन 10-11 घंटे से ज़्यादा अगर आप बिस्तर में लेटे रहते हो तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो एक बैलेंस है, 7 घंटे से कम भी ना हो, 9-10 घंटे से ज़्यादा भी ना हो, तो ये जो एक मिडल पाथ है इसमें, जबकि आपको उसका लाभ होगा। क्योंकि आप बहुत लंबा बिस्तर में लेटे रहेंगे तो फिर आपकी सेहत पे उसका विपरीत परिणाम होगा। और लास्टली फिर एक बार दोहरा दूँ, शाम को 4 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स में, स्पोर्ट्स ड्रिंक में भी कैफीन होता है, तो अगर आप कोई भी ड्रिंक लेते हो उसमें कैफीन तो नहीं है, देखना चाहिए। कभी कभी हम पार्टी में चले जाते हैं कहीं और वहाँ पे कोक लेते हैं, उसमें कैफीन है, कोल्ड कॉफ़ी लेते हैं उसमें कैफीन है। तो चाय कॉफ़ी दिन के पहले हाफ में लेनी है, दूसरे हाफ में नहीं लेनी है। तो आज इस तरह से हमने नींद पर खूब सारी चर्चा की। तो आप सभी को अच्छी नींद के लिए खूब खूब शुभकामनाएं।